नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट पीटी 365 विजन आईएएस का। उसके अंतर्गत हमने जो है पॉलिटी के 2 चैप्टर्स जो है डिस्कशन कर लिए हैं। हमारा 3rd चैप्टर है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली जो है धान्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अदर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो केरला में कानून है, केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2007, उसके अंतर्गत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहे थे उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यूटिलाइजेशन करता है पब्लिक ऑर्डर के लिए, जो पुलिस सर्विस वगैरह जो है, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वो सब्सटीट्यूट फॉर द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है उसके सब्सटीट्यूट के रूप में, और जो है बेल के ऑर्डर को बाईपास करने के लिए जो है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक लिमिटेड यूटिलाइजेशन, लिमिटेड रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन के लिए होता है, न कि उसको एक तरीके से रूटीन के रूप में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को सब्स्टिट्यूट करके जो है इसका यूज किया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? एक तरीके से इस व्यक्ति को, किसी को डिटेंट किया जाए, मतलब जेल के अंदर कर दिया जाए विदाउट ट्रायल और विदाउट कन्विक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट में वो कन्विक्ट भी ना हुआ हो और उसको प्रॉपर ट्रायल का मौका भी ना मिला हो और कोई रीजनेबल ग्राउंड भी ना हो उसको मतलब अरेस्ट करने का। बस एक अप्रहेंसन होता है। रीजनेबल अप्रहेंसन मतलब एक शक होता है, संदेह होता है कि इनकी उपस्थिति में जो है पब्लिक ऑर्डर जो है वो डेंजर में चली जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो सकता है। मे बी वो हो चाहे ना हो, लेकिन एक अप्रहेंसन होता है। उस अप्रहेंसन, उस शक, वो संदेश के बिहाफ पर जो है किसी व्यक्ति को डिटेंट कर लेना जो है वही हमारा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो है कि गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा जो है किया जाता है। इससे संबंधित जो कानून है वो पार्लियामेंट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं अंडर द आर्टिकल 22। अंडर आर्टिकल 22 हमारा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है, जो कि फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दिया जाए तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22(1) एंड 22(2). तो अगर किसी व्यक्ति को जो है डिटेंशन से प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन चाहिए तो वो अंडर आर्टिकल 22 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये जो है ये उसको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। फिर बात यह है कि जो अंडर द आर्टिकल 22(3) जो है इसमें ये बोलता है कि नॉट अवेलेबल टू पर्सन, मतलब कोई पर्सन अगर जो है अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कुछ जैसे हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, चाहे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सर्विस एक्ट है, तो ऐसे एक्ट्स अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए लिए जाते हैं जिसके तहत अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है तो वो जो है वो लॉफुल है अंडर द आर्टिकल 22.3। फिर अभी जो नया कानून हमारा जो बना है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके अंतर्गत जो है सेक्शन 168 से लेकर के 172 जो है वो डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन से संबंधित, जो पुलिस को प्रिवेंशन एक्शन जो है पुलिस के द्वारा लिए जाते हैं। और ये जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है। अगर उससे एक्सीड होता है 24 आवर्स से, तो उसका जो है डिटेंशन का ग्राउंड जो है, अरेस्ट का जो ग्राउंड होता है, वो किसी न किसी प्रोविज़न जो है वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है वो दिखाना चाहिए, रिवील होना चाहिए, किसी न किसी एक्ट के तहत होता है। तो वो जैसे एक्ट जो है वो जो एक्ट में मेंशन किया हुआ है उसमें पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा एक्ट 1971, कोफेपोसा 1974, जिसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, फिर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। तो इन सब एक्ट के तहत जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर रिलेटेड जो है कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो इन सब चीज़ों के वायलेशन से संबंधित, चाहे सस्पेंशन से संबंधित, अप्रहेंशन से संबंधित जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है अगर 24 आवर्स से ऊपर जा रहा तो। ग्राउंड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये जितने भी कानून बने हुए हैं इनका एक्चुअल पर्पज है क्या? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर कहीं हमारा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। एसेंशियल सर्विस इन द सेंस, मान लीजिए अगर कोई होर्डिंग भी कर रहा है किसी चीज़ों का, जिससे कि जो है मतलब अननेसेसरी जो है किसी मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, अननेसेसरी प्राइस बढ़ गया, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, काओस क्रिएट हो गया, तो उस कंडीशन में भी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का अधिकार जो है वो दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की जाए तो ये तो है, देखिए अंडर द आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत जो है कोई व्यक्ति को अगर डिटेंट किया जाता है तो राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब उसको डिटेंशन करने का एक्चुअल जो है पर्पज़ क्या है,
तो उस मतलब किस कारण से उसको डिटेन किया गया है उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है अंडर द आर्टिकल 22(1). फिर मतलब अगर किसी व्यक्ति को डिटेंट किया गया है तो विथिन 24 आवर्स जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। और डिटेंशन अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है बियॉन्ड मतलब जो है 24 आवर्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो मस्ट अप्रूव बाय द मजिस्ट्रेट का अप्रूवल वहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाता है। फिर जो आर्टिकल 22(3) जो है वो एक्ट की बात करता है कि किस एक्ट के तहत जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 22(4) बोलता है कि बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। तो एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही जो है 3 महीने से ज़्यादा का अगर डिटेंशन होता है तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 22(5) बोलता है कि कोई भी मतलब व्यक्ति अगर डिटेंट होता है तो अर्ली नोटिफिकेशन जो हैगा उसको दिया जाएगा और साथ साथ जो है उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए कि वो अपना केस को लड़ सके, कंटेस्ट कर सके, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अंडर द आर्टिकल 22(5). कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं जो कोर्ट केस वगैरह के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस आया था आज़ादी के बाद से AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है वो एक तरीके से वैलिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल की, और बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 22.5 मतलब आर्टिकल 22.5 पे प्रिवेंशन डिटेक्शन से संबंधित कुछ अपॉर्चुनिटीज दिए हुए हैं व्यक्ति को कंटेस्ट करने के लिए, तो एक तरीके से इसको लीगलिटी जो है वैलिड करार दिया गया था 1950 में। फिर 1984 में एक केस आया था विजय नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। तो इसमें ये हुआ था कि मतलब जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर यूज भी हो जाता है तो इसका यूज इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको सरकम्बेट करे, मतलब उसको बाईपास करके, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को बाईपास करके जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए। तो एक लिमिटेड यूज की बात की गई थी। फिर जो है 2011 में आया रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके अंतर्गत ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो बहुत रेयर ही यूज किया जाए, मतलब रेयरली इसको अप्लाई करना है, एक रूटीन वे में इसको यूज नहीं करना चाहिए, इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में जो है इसको इम्पोज करना है। फिर जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अगर मतलब जो है कोई अगर डॉक्यूमेंट देने में, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई संस्था करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है, और डॉक्यूमेंट फर्निश करने में जो है अगर डिले होता है या डॉक्यूमेंट नहीं दे पाती है तो इसको ये माना जाएगा कि इफेक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इलीगल है। तो ये हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे। क्या होता है अंडर द आर्टिकल 22 के वेरियस जो है कैटेगरीज है कि किस तरीके से जो है किस कंडीशन में मतलब बेल मिलता है, मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है उसमें, और किस ग्राउंड पे जो है उसको डिटेंशन किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या क्या प्रोविजन है। पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड न्यूज है हमारा कि कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ना पर्सनालिटी राइट जो कि सदगुरु जग्गी वसुदेव से संबंधित था उसके मिसयूज एक तो AI के थ्रू हो रहा था और वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर हो रहा था, तो उससे संबंधित जो है पर्सनालिटी राइट से संबंधित जो है कुछ अपने जो है वर्डिक्ट दिए हुए हैं। तो पहले समझते हैं कि पर्सनालिटी राइट्स क्या होता है। तो पर्सनालिटी राइट्स अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक इंडिविजुअल का एक राइट्स है जो कि मतलब उसके नेम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस और डिस्टिंक्शन जो एक्सप्रेशन होता है उससे एसोसिएटेड होता है। तो जैसे समझ लीजिए कि सदगुरु जग्गी हैं या एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन है, तो उनकी एक पर्सनालिटी क्या है, उनकी वॉइस है। तो उनके वॉइस का अगर कोई यूज करता है विदाउट उनके परमिशन, वॉइस उनका क्या हुआ कि पर्सनालिटी राइट्स हुआ। और उस पर्सनालिटी राइट्स का अगर कोई व्यक्ति यूज करता है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, प्लेटफॉर्म या अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर है, तो विदाउट उनके परमिशन के जो है उसको नहीं होना चाहिए। अगर विदाउट परमिशन उनके ये होता है तो उनके ये उस व्यक्ति का, जैसे अमिताभ बच्चन यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, चाहे सदगुरु जग्गी वासुदेव हुआ, तो उनके पर्सनालिटी राइट्स का एक तरीके से ये वायलेशन हुआ और उनका जो है प्राइवेसी जो है वो एक तरीके से वायलेट हुआ यहाँ पे। तो दिस राइट्स इंक्लूड बोथ कॉमर्शियल एज वेल एज नॉन कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति यूज करता है उनके पर्सनालिटी राइट्स को, उसका मोटो कॉमर्शियल भी हो सकता है और नॉन कॉमर्शियल भी होता है। दोनों चीज़ें जो है वो एक तरीके से जो है इलीगल है और इनवैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, जो पर्सनालिटी राइट्स के प्रोटेक्शन से संबंधित जो है वो किसी भी स्टैट्यूट में जो है इंडिया के वो मेंशन नहीं है। तो पर्सनालिटी राइट्स जो है हमारा कंपोनेंट्स, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है कि राइट टू पब्लिसिटी। तो इसमें जो है कि इंडिविजुअल के जो इमेज है और उसके लाइकनेस को जो है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फॉर दी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन विदाउट परमिशन। मतलब विदाउट परमिशन जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी व्यक्ति विशेष के इमेज और उसके लाइकनेस को। दूसरा जो है अगर फिर जब हम बात कर रहे हैं जब पर्सनालिटी राइट्स की और उसके प्रोटेक्शन की, तो जब ये प्रोटेक्शन की बात आती है तो ये उसी तरीके की बात हो गई जैसे कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, कॉपीराइट एक्ट 1957 है। तो उसी के अंतर्गत जो है पार्शली और इनडायरेक्टली जो है ये
गवर्न उसी के तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हमारा क्रिएशन है और उसको हम कॉपीराइट करा लिए, तो दूसरा व्यक्ति जो है हमारे कॉपीराइट्स को वायलेट करके विदाउट हमारे परमिशन उस चीज़ को जो है वो पब्लिश चाहे यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है फॉर द कॉमर्शियल पर्पज़। तो सेम उसी टाइप का कि अगर मेरा कोई पर्सनालिटी राइट्स है तो विदाउट मेरे परमिशन जो है उसको पब्लिश यूटिलाइजेशन कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं कर सकता है। अगर ये मेरा पर्सनालिटी राइट्स वायलेट होता है तो एक तरीके से ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन है। अगर मैं अपनी आवाज़ में अपनी इमेज अपने ट्रेड्स वगैरह को अगर मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी अगर कोई उसको यूज करना चाहता है तो ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का एक तरीके से हनन है, वायलेशन है। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर द आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो हमको प्रोटेक्शन देता है। अंडर द सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस का जो केस हुआ था, उसमें राइट टू प्राइवेसी को भी जो है अंडर द आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया था, तो उसका भी एक तरीके से ये वायलेशन है। अब ठीक है, व्यक्ति अगर जिंदा है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आया सदगुरु जग्गी वासुदेव का, चाहे अमिताभ बच्चन का, तो ये व्यक्ति जीवित हैं, तो इनके जो पर्सनालिटी राइट्स है अगर उसका विदाउट परमिशन को यूज करता है तो वो तो पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है और अंडर आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन है। लेकिन अगर व्यक्ति मर जाता है, डेथ कर जाता है, वो व्यक्ति है ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में भी जो है वो कोई भी स्पेसिफिकली जो है वो मतलब जो है मेंशन नहीं है कि किस तरीके से जो है कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ भी जो है कहीं मेंशन नहीं है। हालांकि एम्ब्लेम एक्ट 1950 ये जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्राइम मिनिस्टर के जो है वॉइस चाहे इमेज को जो है यूज करने से कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है प्रोहिबिट करता है। लेकिन जो है दीपा जयकुमार वर्सेस ए.एल. विजय 2019 का जो आया था जजमेंट, उसके अंतर्गत जो है जो पर्सनालिटी राइट्स है वो जीवित व्यक्ति तक ही सीमित है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उसका मतलब उसके लाइफ के एंड होने के साथ साथ जो ये पर्सनालिटी राइट्स वाला जो कंसेप्ट है उस व्यक्ति विशेष के लिए खत्म हो जाता है। बशर्ते यही है कि एक्सेप्शन क्या दिया हुआ कि एम्ब्लेम एक्ट 1950 के तहत जो है महात्मा गांधी और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको एक तरीके से इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कुछ जजमेंट्स जो आए हुए हैं पर्सनालिटी राइट्स से रिलेटेड, जिसमें से आईसीसी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस आरबी इंटरप्राइजेस, तो इसमें ये बोला गया है कि मतलब जो है मतलब इंडिविजुअल का जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का जो है मतलब पब्लिश करना क्रिएटिविटी, तो वो अगर अंडर द आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है तो वो जो है वो लैप्स नहीं करना चाहिए। फिर बात ये कि सेकंड आया था अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2011 केस आया था। तो ये बोला था कि जो पॉपुलैरिटी जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, सेम वही नेम और फेम जो है पॉपुलैरिटी जो है इंटरनेट पे भी एग्जिस्ट करती है। जो रियलिटी में है वो इंटरनेट भी वही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर रजनीकांत वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन मद्रास हाई कोर्ट 2015 का जो केस आया था, उसमें ये बोला गया था कि सेलिब्रिटीज़ का नाम, इमेज, स्टाइल अगर यूज़ कर रहा है कोई व्यक्ति और विदाउट उसके परमिशन, विदाउट उसके कंसेंट, तो ये एक तरीके से जो है वायलेट्स पर्सनालिटी राइट्स। तो ये हुआ हमारा क्या होता है पर्सनालिटी राइट्स, किस केस में जो है ये हमारा कंटेक्स्ट था और किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ था। ये भी एक तरीके से कॉपीराइट्स जो एक्ट होता है, ट्रेडमार्क्स एक्ट होता है, उसी के तहत ये भी गवर्न होता है और किसको एक्सेप्शन मिला हुआ है एम्ब्लेम एक्ट 1950 के तहत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड। अभी क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में जो इंडिविजुअल व्यक्ति का फ़ोन टैप हो रहा था किसी मतलब जो है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसको जो है इनवैलिड करार दिया है और वो बोला है कि ये किसी व्यक्ति इंडिविजुअल का जो है फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी का जो है एक तरीके से वायलेशन है। मतलब फ़ोन टैपिंग आप जो है क्राइम के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आप नहीं कर सकते हैं अगर किसी की प्राइवेसी इसमें वायलेट हो रही है। तो देश में जो है कानून जो फ़ोन टैपिंग से एसोसिएटेड है उसको हम देखते हैं कि पहला है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसके अंतर्गत ये है कि आप जो है मतलब जो है कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर वो बाई पोस्ट जो है अगर कम्युनिकेशन किया गया हो तो उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं फॉर दी मतलब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से। फिर जो है दूसरा एक है टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड जो है, उसमें क्या है कि लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ द मैसेज रूल्स के अंतर्गत जो है क्लियर कट जो है मेंशन किया गया कि किस कंडीशन में जो है अगर फ़ोन टैपिंग किया जाएगा तो वो लॉफुल है, इसमें मतलब मेंशन किया हुआ गया है। फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से जो है फ़ोन टैपिंग जो है वो अलाउड किया गया है, लेकिन इसमें जो है अलाउ किया गया है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जो है वो टैप कर सकती है। साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 एजेंसी जो है उनको ऑथराइजेशन दिया गया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत कि जो है फ़ोन टैप कर सकती है। उसमें है
IB है, CBI, ED, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, CBDT, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला जो है, फिर NIA है, रॉ है, डायरेक्टर ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये जो 10 इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है अथराइजेशन मिला हुआ है। और इनके अलावा अगर कोई एजेंसी करती है फ़ोन टैपिंग तो वो जो है वो इलीगल है। लेकिन अगर फ़ोन टैपिंग करते हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ग्राउंड दिया हुआ कि किस ग्राउंड पे जो है फ़ोन टैपिंग अलाउड है। वो पहला तो है कि सॉवरेंटी, अगर देश की सॉवरेंटी से एसोसिएटेड कोई चीज़ क्राइम है तो उसके संबंधित जो है फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। जहाँ सिक्योरिटी इंडिया का अगर मतलब जो स्टेक पे है तो वहाँ पर भी जो है फ़ोन टैपिंग जो है अलाउड है अंडर द सेक्शन 55(2) ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब इसके मतलब अगर एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, जैसे फ़ोन टैपिंग जो है अगर करते हैं चाहे परमिशन का रिक्वायरमेंट होता है तो कुछ एक्सेप्शन प्रेस के लिए है कि अगर प्रेस कोई अगर मैसेज करता है कुछ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो जो है उसका जो इंटरसेप्शन जो है वो उसको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। फिर अगर कोई मतलब अगर फ़ोन टैपिंग हुई होता है तो फ़ोन टैपिंग के लिए परमिशन चाहिए, वो परमिशन देंगे सेक्रेटरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी, और स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी। अगर रिटर्न में इनसे परमिशन लिया जाएगा तभी जाके फ़ोन टैपिंग अलाउ है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर होम सेक्रेटरी से परमिशन नहीं भी लिया जाता है तो भी जो है लोअर अथॉरिटी भी ऑर्डर दे सकती है, बशर्ते फिर स्पेसिफिक टाइम में उनको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने हायर अथॉरिटी को, कंपिटेंट अथॉरिटी को, फिर वहाँ से जो है उनको परमिशन जो है ग्रांट करना पड़ेगा, मतलब बाद में करना पड़ेगा लेकिन जो है मतलब विथिन ए टाइम स्पान जो है उनको करना पड़ेगा। फिर एक आया इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000, इसके अंतर्गत जो है व्हाट्सएप मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह जो है उसको जो है इंटरसेप्ट गवर्नमेंट कर सकती है फॉर दी पब्लिक पर्पज़। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग अगर देखा जाए पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में जो है वो जो है फ़ोन टैपिंग और प्राइवेसी से संबंधित कुछ जजमेंट आया था, वो जो है उसको देखते हैं। जैसे कि इसने जो है इस जजमेंट में टेलीग्राफ एक्ट का जो सेक्शन 5(2) है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी दे दी गई, मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है किस कंडीशन में किस प्रोसेस के थ्रू जो है फ़ोन टैपिंग की जाएगी और किस तरीके से इंडिविजुअल के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाएगा, इसके संबंधित जो है प्रोसीजर दिए गए हैं। और फ़ोन टैपिंग जो है अगर करना भी है तो होम सेक्रेटरी अगर स्टेट में है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उनसे जो है रिटर्न परमिशन लेने के बाद ही फ़ोन टैपिंग की जाएगी। और फ़ोन टैपिंग का अगर परमिशन मिल गया तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 2 मंथ की है, उसके बाद फिर से इसको रिन्यूअल करना किया जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो आदेश जो है वो अपने आप जो है वो लैप्स कर जाता है। तो ये हुआ फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड हमारा डिस्कशन, जिसमें फ़ोन टैपिंग जो है आल्दो जो है मद्रास हाई कोर्ट का चाहे वेरियस कोर्ट्स का जजमेंट आता है कि वो अनलॉफुल है, राइट टू प्राइवेसी अंडर द आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। लेकिन मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ स्टैट्यूटरी जो है ऑब्लिगेशन और पावर दिया हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉर दी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो है फ़ोन टैपिंग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है नार्को टेस्ट का कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसने ओवरटर्न कर दिया है पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, जिसमें जो है उसने नार्को टेस्ट को अलाउ किया था जब ऑल एक्यूज्ड और विटनेस, मतलब एक्यूज्ड और विटनेस से संबंधित जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए एविडेंस के लिए, उसको पटना हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया था, उसको ओवरटर्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नार्को टेस्ट एनालिसिस क्या होता है, ये एक तरीके से इंट्रोगेटिव टेक्निक है, मतलब सवाल पूछने का एक तरीके से तरीका है जिसमें जो सस्पेक्ट्स होते हैं उसको जो है साइको एक्टिव ड्रग्स दिया जाता है। इस साइको एक्टिव ड्रग्स से क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति का हम इंट्रोगेट करना चाह रहे हैं उसकी रीजनिंग जो है वो सप्रेस हो जाती है, मतलब दब जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल जो है वो नहीं रहता, मतलब माइंड से जो है अपने मतलब जो है माइंड को जो कंट्रोल करके जो है मैनिपुलेटेड जो आंसर आता है वो चीज़ें जो है उसकी चांसेस गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो रीजनिंग है यहाँ पे जो है उसकी वो सप्रेस हो जाती है। ये जो साइको एक्टिव ड्रग्स है उसमें उसके लिए जो है सोडियम पेंटोथॉल का जो है यूज़ किया जाता है, और यही सोडियम पेंटोथॉल का यूज़ जो है करते हैं हम एनेस्थीसिया के लिए, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह जब करते हैं तो बेहोशी के लिए जो दवा दी जाती है उसमें सोडियम पेंटोथॉल की जो है यूज़ की जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हायर डोज में यूज़ किया जाता है ताकि व्यक्ति बेहोश हो जाए। यहाँ पर क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट में जो है सोडियम पेंटोथॉल का यूज किया जाता है फॉर द इंट्रोगेशन रिलेटेड टू नार्को टेस्ट। अगर इससे नार्को टेस्ट से संबंधित जो है जजमेंट्स आया था उसमें जो है ये जो नार्को टेस्ट मतलब जो है सेल्वी स्टेट ऑफ कर्नाटका जो है केस हुआ था, जिसमें जो है ये एग्जामिन किया गया था कि नार्को टेस्ट की जो वैलिडिटी है, पॉलीग्राफ टेस्ट की जो वैलिडिटी है एग्जामिनेशन से संबंधित, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। तो उसमें ये चीज़ निकल के आई थी कि जैसे इनवॉल्यूंटरी नार्को टेस्ट कंट्रावेन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो है अगर व्यक्ति को किसी को ज़बरदस्ती मतलब उसकी इच्छा के
विपरीत जाकर के है ज़बरदस्ती अगर नार्को टेस्ट किया जाए तो वो जो है कंट्रावेंड है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो उल्टा जाता है, विपरीत जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है। और फोर्सफुल अगर जो है नार्को टेस्ट होता है तो ये वायलेट करता है आर्टिकल 23 जो कि है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो कि बोलता है कि लाइफ ऑफ पर्सनल राइट ऑफ टू पर्सनल लिबर्टी विथ डिग्निटी जो है इसको भी वायलेट करता है। और संविधान और उस जजमेंट में ये बोला गया कि जो फोर्स्ड नार्को टेस्ट अगर होता है तो ये क्या है, इलीगल है, और इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाता है, जो जानकारी प्राप्त की जाती है, वो जो है वो इनएडमिसिबल है, मतलब जो है उसको कोर्ट में जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, अमान्य है, ठीक है। ये तो होगा इनवॉलेंट्री वाला, जो है अगर फोर्सफुल किया जाता है तो। फिर जो है वॉलेंट्री अगर नार्को टेस्ट किया जाएगा तो इसको क्या है, तो ये जो है नॉट सफिशिएंट फॉर द कन्विक्शन, मतलब जो है कन्विक्शन को अगर प्रूव करना है तो केवल अगर वॉलेंट्रीली नार्को टेस्ट अगर परमिशन मिल भी जाता है तो भी जो है वो सफिशिएंट एविडेंस के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसमें यही बोला गया कि अगर वॉलेंट्रीली जो है अगर नार्को टेस्ट होता है तो भी इसकी रिपोर्ट को जो है एविडेंस के रूप में डायरेक्टली एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाएगा। अब डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा तो क्या हो कि किया जाएगा कि इसके द्वारा जो फैक्ट्स निकल के आएंगे अगर नार्को टेस्ट होता है तो उसको वो मे बी एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, मतलब जो डायरेक्टली उस एविडेंस का जो है यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे जो फैक्ट्स निकल के आएंगे, डाटा से निकल के जो आएगा, उसका जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो है उसको एडमिशन किया जा सकता है। ऐसा जो है रीअफर्म किया गया विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में जो है ये चीज़ें वॉलेंटरली नार्को टेस्ट से संबंधित जो है ये कन्विक्शन निकल के आया था। और दूसरा जो है कि लिमिटेड राइट वॉलेंटरी नार्को टेस्ट, और नार्को टेस्ट का जो वॉलेंटरली जो है अगर कोई नार्को टेस्ट कराता है तो उसकी भी जो है लिमिटेड है राइट, मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कोई भी जो है उठ करके ये बोला कि नहीं मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए और इससे जो एविडेंस निकलेगा वही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि इसकी भी वैलिडिटी चाहे राइट्स जो है वो भी लिमिटेड है। ये जो है डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू अंडरगो नार्को टेस्ट, मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये जो है जब अप्रोप्रिएट स्टेज आता है, जब किसी स्टेज में आता है कि जब जो एक्यूज्ड है उससे उसी को एक्यूज्ड ही एविडेंस के रूप में जो है अगर अपने आप को दिखाना चाहता है तो उस कंडीशन में जो है अगर वो ट्रायल कन्विक्शन के ट्रायल में है अगर, तो उसके कंडीशन में जो है नार्को टेस्ट जो है उसका टेस्ट लिया जाता है। तो ये कंडीशन है कि लिमिटेड ही मतलब से सर्कमस्टेंसेस में कंडीशन में जो है नार्को टेस्ट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। फिर वॉलेंटरीली इनवॉलेंटरीली का डिफरेंस, सोडियम पेंटाथोल का जो यूज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया ये हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल 21 से रिलेटेड इशू। क्या है कि इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मतलब जो है डिजिटल एक्सेस जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन जो है हम इम्प्लीमेंट करें और उसमें जो है बहुत सारी जो है जनसंख्या जो है वो जो है उससे एक्सक्लूडेड हो जाए, तो उनको इंक्लूड करना है। किस तरीके से इंक्लूड करना है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है। तो केस क्या है कि अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो है उसके जजमेंट में आया है कि इंक्लूसिव और मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस जो है, जो ई गवर्नेंस से संबंधित, वेलफेयर स्कीम से संबंधित उसका डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसका इंक्लूसिव और मीनिंगफुल एक्सेस होना चाहिए सभी व्यक्ति को। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस जजमेंट में क्या हाईलाइट किया गया है कि पहला तो यह है कि डायरेक्टेड द रिवाइज्ड डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स। जैसे मान लीजिए केवाईसी नॉर्म्स में जो फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी निकल कर गए हैं जिनका जो है फेस किसी कारण से जो है डिसफिगरिंग हो जाता है, जैसे कि एसिड अटैक की वजह से, चाहे विजुअल इंपेयरमेंट वगैरह हो जाता है, तो मतलब जो है जो उनका बायोमेट्रिक जो है वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, केवाईसी नहीं हो पाता है, तो उनको एक्सेस करने में जो बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, ई गवर्नेंस सर्विसेज होती है, वो दिक्कत होती है। तो क्योंकि उनका केवाईसी नहीं हो पाता है, तो उससे संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें जो है 20 डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अंडर द राइट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और उसमें जो है ई केवाईसी से संबंधित जो है कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ छूट दी गई है, जिससे कि जो है समाज का हर एक तबका का व्यक्ति जो है उसको ईजिली एक्सेसिबल कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो है उसने इन्वोक किया है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी। अब इक्वलिटी की बात की जाए तो ठीक है, सबको बराबरी होना चाहिए, लेकिन जब सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात की जाती है तो इस इक्वलिटी को हम अगर ऐसे समझें कि मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उस लाइब्रेरी पर जाकर के पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है, चाहे अगर फिजिकली देखा जाए, सोशली, चाहे इकोनॉमिकली, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी पे पहुंचने के लिए हमको जो है सीढ़ी का यूज करना पड़ता है, ठीक है।
ये सभी के लिए ओपन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सीढ़ी का यूज करके आप लाइब्रेरी में पहुँचेंगे, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, वो व्हील चेयर पे है, तो क्या वो इसको एक्सेसिबल कर पाएगा? लाइब्रेरी को एक्सेसिबल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए इस जो इक्वलिटी वाली जो बात है, इसके लिए ये लागू हो पाएगा ही नहीं। तो उसके लिए जो है एक तरीके का सेपरेट रैंप बनाना पड़ेगा, जिस पे व्हील चेयर जा करके वो लाइब्रेरी में अटैच हो जाए। तो ये जो सुविधा है उसको दी जा रही है ड्यू टू मतलब जो है कुछ डिफॉर्मेशन डिस्क्रिपेंसी हमारे चाहे उसके में फिजिकली जो है वो अपीयर हो रहा है। तो उसके चलते जो इक्विटी को प्रमोट करने के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको हम बोल लेंगे सब्सटेंटिव इक्वलिटी। सेम यही चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी होता है, हायर एजुकेशन के मतलब जो आरक्षण की बात होती है। तो हिस्टोरिकली जो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो है वो पास्ट में देखता है कि पास्ट में अगर जो है सोशल, इकोनॉमिकल और कुछ ऐसा जो है चीज़ें हुई जिसके चलते कुछ एक तबका वो पीछे रह गया, तो उसको जो है कुछ प्रमोट आदमी दे देता है संविधान के थ्रू जो है, और फिर जो है वो जाकर के इक्वलिटी का जो है जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है। तो ये हुआ सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 21 जो डिजिटल एक्सेस से रिलेटेड है, तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो है इम्पोज किया है। तो इसमें क्या है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो अभी एट प्रेजेंट जो हो रहा है, ये क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव के साथ साथ इक्विटेबल भी होना चाहिए। पार्ट ऑफ 21 जो आर्टिकल 21 ये बोलता है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस जो है वो जो है आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, क्योंकि जो है इसके थ्रू ही जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो हमको विजिबल होती है। क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल एक्सेस भी जो है वो एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट हो जा रहा है, और विदाउट उसके अगर किसी का लाइफ और लिबर्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो ये जो है एक तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन है। साथ साथ जो है स्टेट का भी ऑब्लिगेशन है कि किस तरीके से जो है वो डिजिटल एक्सेस को अंडर द आर्टिकल 21 जो बोला जाए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, फिर आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्विटी, और आर्टिकल 15 बोलता है राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ये जो तीन है फंडामेंटल राइट्स को जो है ये तो स्टेट का भी ऑब्लिगेशन है, इंडिविजुअल्स का राइट है। और आर्टिकल 38 जो बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारा ये बोलता है कि ये स्टेट को एक तरीके से डायरेक्शन है कि स्टेट प्रमोट करे सोशल जस्टिस को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। और ये स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल वल्नरेबल मार्जिनल पॉपुलेशन। और ये स्टेट जो है वो ऑब्लाइज्ड है, उसकी ये की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो भी वीकर सेक्शन है, मार्जिनल सेक्शन है पॉपुलेशन का, उस तक वो पहुंच पाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर कुछ ये राइट टू एक्सेस इंटरनेट से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसमें एक जजमेंट है साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। उसमें जो है प्रीनेटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन एड्स वगैरह होते थे, तो उसको जो है एक तरीके से ब्लॉक करने की बात आई थी। अगर डिजिटल एक्सेस की बात, इंटरनेट एक्सेस की बात की जाए कि मतलब उसको जो है एड जो है प्रीनेटल टेस्ट से संबंधित उसको ब्लॉक किया जाए विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस फॉर फ्री स्पीच। मतलब जो फ्री स्पीच को जो है विदाउट हैम्पर किए, विदाउट रोके जो है जो एड है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित उसको बैन करने के से संबंधित साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। फिर है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में केस आया था। इसने जो है इंटरनेट एक्सेस को जो है वो फंडामेंटल राइट जो है रिकॉग्नाइज किया था अंडर द आर्टिकल 91 का ए है, वो फ्री स्पीच से संबंधित है, फ्री स्पीच से संबंधित है। और दूसरा जो है 19(1) का जी जो कि ट्रेड से संबंधित है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंटरनेट के एक्सेस से जो आया था वो हुआ। फिर सेकंड है कि एक राइट टू रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन इन द सेंस कि किस तरीके से जो है मान लीजिए किसी की ज़मीन गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए एक्वायर कर लेती है, तो हो सकता है उसका रिहेबिलिटेशन करे। तो रिहेबिलिटेशन जो है मतलब एक तरीके का राइट्स है। तो उस राइट्स को किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने डिसीजन में दिया है। तो ये केस निकल के आया था कि ई स्टेट ऑफिसर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस लैंड ओनर केस जो आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिहेबिलिटेशन जो है जो क्लेम कर रहे हैं पब्लिक, वो जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए वो एक लीगल राइट हो सकता है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी की ज़मीन को एक्वायर कर लेती है, लैंड एक्विजिशन करता है किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर लैंड एक्वायर किया तो एग्जिस्टिंगली जो पहले से वो लैंड जो है या तो फार्म लैंड होगा, एग्रीकल्चर लैंड होगा, चाहे किसी की लाइवलीहुड चल रही होगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी लैंड को एक्वायर करती है तो उसके ज़मीन के अगेंस्ट में जो कंपनसेशन वगैरह देता है वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको ये अपने ज़मीन को नहीं देना है क्योंकि हमारा लाइवलीहुड जो है डिप्राइव हो जाएगा, हम लाइवलीहुड हम कैसे जिएंगे, तो ये जो है ये वाला जो सिचुएशन होता है वो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 21 से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
कंटेस्ट क्या है कि गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें एसटी के सीट के रिजर्वेशन से संबंधित जो है लोकसभा में बिल पास किया गया है। अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन सीट ऑफ द फॉर शेड्यूल ट्राइब को लेकर के तो अंडर द आर्टिकल 332 इसके अंतर्गत ये मैंडेट है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो सीट रिजर्व रहना चाहिए अंडर द आर्टिकल 332 अकॉर्डिंग टू दियर प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोपोर्शन में जो है अंडर द आर्टिकल 332 उसके हिसाब से एससी और एसटी की जो है सीट जो है रिजर्व रहनी चाहिए असेंबली में। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो आसाम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है वो अंडर द आर्टिकल 332 के अंदर गवर्न नहीं होता है। इसके लिए सेपरेट प्रोविजन है जिसमें कि सीट सेल भी रिजर्व फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मतलब इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है। बाकी जो है आउट ऑफ द मतलब जो है आसाम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो इंडिया के जो टेरिटोरी है उसमें जो है उसमें एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित जो है आर्टिकल 332 जो है वो गवर्न होता है। अब जो है गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो है एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित जो है बिल वो पास कर गया है। नेक्स्ट है हमारा इनेमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1968। कंटेस्ट क्या है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पिटीशन जो है रिजेक्ट किया है जिसमें जो है गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उसने इनेमी के प्रॉपर्टी को या इनेमी के प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को और जो है इन्हेंस किया है, इनलार्ज कर दिया है, मॉडिफाई किया है एक तरीके से। तो उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन आया था तो किसी एक्टर ने उससे संबंधित ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, तो उसको जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 ये क्या है, तो ये जो है इसके अंतर्गत इनेमी को जो है एक तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इनेमी वो व्यक्ति होता है, चाहे वो व्यक्ति है जो मतलब उस कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री के साथ हमारे जो है एग्रेशन रहे हैं, हमारे साथ वार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान और चाइना, ये जो है कंट्री पाकिस्तान और चाइना इंडिया के अगेंस्ट में एग्रेशन दिखाए हैं, तो इसलिए इंडिया की ये इनेमी कंट्री माने जाते हैं। और इनेमी कंट्री का कोई व्यक्ति है, सिटीजन है, उसकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है बंटवारे से पहले की, तो उसको है हम इनेमी प्रॉपर्टी मान लेते हैं। इनेमी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बिंग, मतलब किसी समय बिलोंग टू और हेल्ड और मैनेज ऑन द बिहाफ ऑफ एन इनेमी, मतलब जो है किसी भी समय किसी भी वक्त जो है अगर वो हेल्ड किया जाए या मैनेज किया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ जो है इनेमी, हमारे दुश्मन देश के बिहाफ पे अगर मैनेज किया जाए तो वो जो है इनेमी प्रॉपर्टी के रूप में जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी इनेमी प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है अगर उसको, तो वो प्रॉपर्टी आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत, मतलब उस एसेट्स का जो कस्टडियन हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 2017 में जो है इनेमी प्रॉपर्टी के जो है इनेमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल डिटेशन एक 2017 जो है वो बनाया गया, उसमें जो है इनेमी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को और जो है एक्सपांड किया गया। एक्सपांसन में क्या है कि जो लीगल हेयर और सक्सेसर ऑफ द इनेमी है, अगर कोई इनेमी है और उसका लीगल हेयर और सक्सेसर है, भले वो इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर हो, तो भी उसकी प्रॉपर्टी को हम इनेमी मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति इनेमी है, मान लीजिए सपोज दैट कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए इस पाकिस्तान के व्यक्ति ने ईरान की सिटीजनशिप ले ली, श्रीलंका की सिटीजन एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका की सिटीजनशिप ले ली, नेपाल की सिटीजनशिप ले ली, तो भी जो है उस कंडीशन में भी भले नेपाल, श्रीलंका चाहे ईरान हमारे इनेमी कंट्रीज नहीं हैं, तब भी उसके एसेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को इनेमी का भी जो है दर्जा दिया जाएगा। मतलब ये वाला जो है 2017 वाला जो है अमेंडमेंट हुआ उसके अंतर्गत जो है इस चीज़ को एक्सपांड किया गया। तो ये हुआ हमारा इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित 1968 से संबंधित डिस्कशन। फिर है आर्टिकल 311 के अंतर्गत जो है कंटेस्ट है इसका कि स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस रुकमा केस मिश्रा जो है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि आर्टिकल 311 का पार्ट 1 जो है इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिया जाता है तो इनिशिएट करने, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सरकारी है, सिविल कैपेसिटी में है, सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक रूल है कि जिस पद के व्यक्ति के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होता है, जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसी पद के व्यक्ति के द्वारा उसका रिमूवल होगा। उससे नीचे के पोस्ट का व्यक्ति के द्वारा उसका रिमूवल नहीं किया जा सकता है। ये एक रूल है अंडर द आर्टिकल 311(1). लेकिन अंडर 311(1) ये नहीं बोलता है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर है, मतलब जो इनिशिएट किया जाए अगर, तो वो जो है उससे नीचे तबका का भी कोई अगर अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो भी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो प्रोसीड कर सकता है, बशर्ते जब रिमूवल की बात आएगी, डिसमिसल की बात आएगी, तब जो है उस कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी जिसने अपॉइंटमेंट किया है उससे नीचे के पोस्ट का व्यक्ति उसको रिमूवल नहीं करेगा। तो इससे संबंधित जो है क्लेरिफिकेशन आया है। तो 311 जो है आर्टिकल वो हमारा जो डील करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक, मतलब एक तरीके से पनिशमेंट जो से संबंधित है। जो भी व्यक्ति सिविल कैपेसिटी में एम्प्लॉयड है
या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसके मतलब डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी वगैरह होता है, पनिशमेंट होता है, उससे संबंधित आर्टिकल 311 जो है गवर्न करता है। 311(1) ये बोलता है कि जैसे मैंने डिस्कशन किया कि मतलब जो है जो उससे मतलब जो सबऑर्डिनेट अधिकारी जो है उसको रिमूव नहीं कर सकता है। जो अपॉइंटमेंट जिस रैंक का अधिकारी अपॉइंटमेंट दिया है उस रैंक से कि इक्वल या उससे ऊपर का अधिकारी ही उसको रिमूव कर सकता है। फिर दूसरा आर्टिकल 311 का जो सब सेक्शन पार्ट 2 बोलता है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में जो है डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, डिसमिसल का नौबत भी अगर आ गया है, रिमूवल का जो है चाहे रिडक्शन का रैंक वगैरह जो है अगर चल रहा है, तो व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बी हार्ड पोस्ट इन इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी में उसको जो है पर्याप्त समय मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख पाए। मेन प्रोविजन इसमें यह है कि 311 जो आर्टिकल है वो इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जो है इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 311 से संबंधित। इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर जो 3 था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पे अपना डिस्कशन एंड किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।